गुड मॉर्निंग ऑल। मैं डॉक्टर एस के यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सुपर 100 प्रोग्राम 2023 के अंदर। तो बेसिकली बच्चों, जो सुपर 100 प्रोग्राम होता है ये आप सभी लोगों को लिए बनाया गया है ताकि जो हमारे 12th वाले बच्चे हैं जो अभी 12th में है वो नीट और जेई दोनों की प्रिपरेशन अपने सब्जेक्ट के अनुसार कर सके। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बायोलॉजी और मैं प्रिपेयर कराऊंगा आपको नीट की प्रिपरेशन कराऊंगा, नीट के लिए आपको प्रिपेयर कराऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि जो नीट है वो होता क्या है। ठीक है, किस तरह का उसका पैटर्न होता है, कितने इसके अंदर मार्क्स का पेपर होता है और कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको जो भी पढ़ाया जाएगा इस समय पर इस प्रोग्राम के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों के अंदर वो सभी टॉपिक आपके कवर किए जाएंगे जो नीट में आपको फायदा पहुंचाएंगे या जेई में आपको फायदा पहुंचाएंगे, साथ ही साथ जो आपका 12th है उसके अंदर भी आपको फायदा पहुंचाएंगे। ठीक है, तो जो आपको है यहाँ पे करना इतना है कि जो भी आपकी क्लास चलेगी आपको अपनी क्लास में पूरे तरह से अटेंटिव रहना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है क्लासेस, और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस भी आपकी लगातार होती रहे। ठीक है, बाकी अगर आपके पास में कोई डाउट होता है किसी सब्जेक्ट को लेकर या फिर कोई टॉपिक को लेकर, आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जिस समय पे हम लोग आपको पढ़ाएंगे उस समय पर लास्ट के 5 मिनट हमारे क्वेश्चन और आंसर के लिए होंगे। मान लीजिए मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया और उस टॉपिक के अंदर आपको कोई डाउट हुआ, आपको समझ नहीं आया, तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर पाएंगे इसी वर्चुअल क्लास के माध्यम से। और अगर हमारे पास टाइम कम हो जाता है या हम एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते तो उस समय पर आप अपने प्रश्न को यहाँ हमारे स्टूडियो में भेज दीजिएगा, कॉल से बता दीजिएगा या चैट के माध्यम से बता दीजिएगा। नेक्स्ट डे जो क्लास होगी पहला उसी टॉपिक को क्लियर किया जाएगा, उसके बाद आपकी क्लास होगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग चलते हैं अभी अपने व्हाइट बोर्ड पर, जहां पर हम समझेंगे कि जो नीट है वो क्या होता है, कौन उसको कराता है और किस प्रकार का उसका पैटर्न होता है। और इसके अंदर मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो 12th वाला बच्चा होगा उसके पास डुअल अपॉर्चुनिटी है, पहली बार। अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन इस बार आप लोगों के पास में डुअल अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने 12th के दौरान 2 बार नीट का पेपर दे सकते हैं। अभी तक ऐसा नहीं होता था। होता ये था कि जो हमारा फॉर्म था वो उस टाइम पे निकल के आता था जिस टाइम पे बच्चा जो है ऑलमोस्ट 12th पास करने वाला होता था, लेकिन इस समय पे आपका फॉर्म तब निकल के आया है जब आप 12th में एंट्री की है। तो आपके पास में 2 अटेम्प्ट हो जाएंगे 12th के दौरान ही। एक अब वाला अटेम्प्ट हो जाएगा जो आपका एग्जाम होगा, और दूसरा जब नेक्स्ट एग्जाम होगा उसका। तो 12th के दौरान आपके पास में 2 अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी, तो आप दोनों की तैयारी करिएगा। ठीक है, दोनों को साथ लेकर चलिएगा, मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, चीजों को क्लियर रखना है और चीजों को समझते हुए चलना है। और आपको एक चीज बता दूं मैं कि ये जो 12th होती है क्लास, हमें लगता है कि 12th पास हो गए स्कूल लाइफ खत्म हो गई, दैट्स ऑल। ऐसा नहीं है। 12th एक ऐसी क्लास होती है जिसके अंतर्गत पढ़ाई करते हुए आपको एक बहुत अहम फैसला लेना होता है, और वो अहम फैसला होता है आपके करियर का, कि आप करियर किस तरह से बनाएंगे अपना, या किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। जो आप डिसीजन अपनी इस 12th क्लास में लेते हैं वो आपके भविष्य पे पूरा पूरा इम्पैक्ट डालता है। मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है तो आपको उसी से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपको किसी और फील्ड में जाना है, आप कहते हैं मुझे साइंटिस्ट बनना है, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी अपनी इस 12th के अंतर्गत। ठीक है, तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए अपने भविष्य को लेकर, किसी चीज का कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। कोशिश करिएगा जो आपका करियर आपने डिसाइड किया है आप उसके लिए हमेशा कार्य करते रहें और उसमें आगे बढ़ते रहें। तो चलिए चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ, जहां पर हम समझेंगे कि नीट क्या होता है, उसका पैटर्न क्या होता है, और उसके बाद सरप्राइज टेस्ट। चलिए, तो डियर पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो नीट है, नीट क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, तो हमारे पास में एक क्षेत्र होता है जहां पर स्टूडेंट्स को पढ़ाई करनी होती है जिसको हम बोलते हैं मेडिकल।
मेडिकल स्टडी। मेडिकल स्टडी का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे वो सभी कोर्सेज करेंगे जिसके अंदर आप किसी को मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक है, किसी को मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो सभी का जो आते हैं पढ़ाई वो इसी के अंदर आती है, मेडिकल स्टडी के अंदर, ठीक है। अब जो मेडिकल स्टडी है इसके लिए हमारे पास बहुत सारी डिग्रीज होती हैं, जैसे आपने सुना होगा MBBS होता है, ठीक है, जैसे हमारे पास में BAMS होता है, ठीक है, जैसे BDS होता है। ये कुछ कोर्सेज हैं हमारे पास में जिनसे आप डॉक्टर बन जाते हैं। इसी में आपका BHMS भी आता है, वो भी एक है हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे हमारे कोर्सेज हैं। अब ये सभी जो कोर्सेज हैं, चाहे MBBS हो, चाहे BAMS हो, चाहे BDS हो, चाहे BHMS हो, इन सभी कोर्सेज के अंदर अगर आपको एनरोल्ड होना है तो एनरोल्ड होने के लिए आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, और वो एग्जाम क्या होता है, वो एग्जाम होता है नीट। एग्जाम होता है नीट। अब नीट जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, कम एंट्रेंस टेस्ट, कम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। अब ये जो हमारे पास में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है, इसके साथ में कुछ चीजें जुड़ जाती हैं। अगर आप विदेश से भी कहीं से आप MBBS करना चाहते हैं, जैसे बच्चे यूक्रेन जाते हैं, अभी आपने देखा होगा रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ा है, तो हमने वहां से अपने बहुत सारे बच्चों को बुलाया। भारत से बहुत बच्चा है जो रशिया जाता है, यूक्रेन जाता है, या फिर मलेशिया जाता है, ठीक है, या फिर मॉरिशस जाता है MBBS करने के लिए, और वहां से MBBS की डिग्री लेके आता है। तो अगर बच्चा बाहर जा रहा है और वहां से MBBS करके आ रहा है तो उसके लिए भी पहले उसको नीट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो नीट आपके लिए एक कंपलसरी एग्जाम हो जाता है जो हर मेडिकल स्टडी करने वाले को क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे और आपने MBBS कर लिया किसी भी कंट्री से, तो आप इंडिया के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, इंडिया के अंदर अपनी डॉक्टरेट के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। जो नीट है इसको कंडक्ट कौन कराता है, नीट को कंडक्ट कराता है NTA। नीट को कंडक्ट कराता है NTA। NTA क्या है, NTA होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। हमारे पास पहले क्या था, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन थी जो अलग अलग प्रकार के एग्जाम्स को कराती थी, जैसे जेई का एग्जाम कोई और कराता था, ठीक है, नीट का एग्जाम हमारा CBSE कराता था, और दूसरे जो हमारे पास में एग्जाम होते थे सेंट्रल लेवल के, वो अलग अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशन कराती थी, जिसमें से सबसे ज्यादा एग्जाम कराता था CBSE। बट अब क्या हुआ कि देखा गया कि हमारे पास में कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो सभी प्रकार के एग्जाम्स को कंडक्ट कराए, तब जाके हमारा गठन हुआ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, जो सेंट्रल लेवल के सभी प्रकार के एग्जाम को कंडक्ट कराती है। तो नीट का एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, NTA। जेई का एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, NTA। NDA का एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, NTA। NTA ही सारी चीजों को कंडक्ट कराता है। अब हम बात कर लेते हैं जो नीट है, नीट के एग्जाम के अंदर पैटर्न किस तरह से होता है, ठीक है। तो जो नीट होता है हमारा, इस नीट के अंदर मैं आपको बता देता हूं, नीट के अंदर जो आपका पेपर आएगा, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, इस क्वेश्चन पेपर में केवल और केवल साइंस सब्जेक्ट्स आते हैं, साइंस सब्जेक्ट्स। साइंस के अलावा कोई और सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर GS भी आता है, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड भी आता है, और उसके बाद में दूसरी चीजें के बारे में भी पूछता है। लेकिन जो नीट है इसके अंदर कोई आपका GS नहीं आएगा, कोई आपका यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड नहीं आएगा। यहाँ केवल और केवल जो पूछा जाएगा आपसे वो साइंस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। और जो सिलेबस होता है, अगर हम सिलेबस की बात करें, जो नीट है इसका सिलेबस क्या होता है, अगर हम सिलेबस की बात करें तो जो आपका 11th है और जो 12th है, इनके साइंस सब्जेक्ट, 11th 12th के जो साइंस सब्जेक्ट्स होंगे उन पे ऊपर ये पूरी तरह से आधारित होता है। नीट को कौन दे सकता है, नीट को वो बच्चा दे सकता है जिसके पास में 11th और 12th के अंदर बायोलॉजी होगी, ठीक है,
जिसके पास मैथ होगा वो नीट को नहीं दे सकता। अगर किसी के पास दोनों ही सब्जेक्ट प्रेजेंट है, बायोलॉजी भी है और मैथ भी है, और साथ ही साथ उसके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों है, तो वो बच्चा भी दे सकता है। लेकिन यूजुअली हमारे जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, जिसमें स्टेट बोर्ड की बात कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है जिनके अंदर हमारे पास केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ में मैथ और बायो दोनों हो जाए। हमारे पास में क्या चलता है, हमारे पास चलता है पीसीबी या फिर पीसीएम। तो इस तरह से सिचुएशन हमारी चलती है। तो इसके अंदर जो साइंस सब्जेक्ट है वो क्या है, पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब यहाँ पे जो पेपर का पैटर्न है वो किस तरह का होता है, देखिए हमारे पास यहाँ पर कुल मिला के 180 क्वेश्चंस होते हैं, कुल मिला के 180 क्वेश्चंस। अब ये जो 180 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स है। कितने मार्क्स है, 4 मार्क्स है। तो हमारे पास टोटल कितने नंबर का हो गया, 720 मार्क्स का टोटल हो जाता है आपका, 720 मार्क्स का। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से पेपर डिजाइन किया जाता है कि जो 180 क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में इक्वली डिवाइड हो जाए। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो 3 ही सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, 180 को इक्वली कैसे डिवाइड करेंगे? तो उसमें सिस्टम ये चलता है, जो आपका बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंदर 2 चीजें होती हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो हमारे पास जो पेपर बनाया जाता है वो इसी तरह से बनाया जाता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी, इन चारों सब्जेक्ट्स को हम यहाँ पर लेके चलेंगे। तो क्या क्या लेके चलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे। अब इन 4 सब्जेक्ट के अंदर फिजिक्स में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में कितने हो जाएंगे, 45 क्वेश्चन, जूलॉजी में कितने हो जाएंगे, 45 क्वेश्चन, और बॉटनी में कितने हो जाएंगे, 45 क्वेश्चन। टोटल कर लीजिए कितना होगा ये, 180 क्वेश्चन टोटल हो जाएगा आपका ये 180 क्वेश्चन। इसके अंदर हम बात कर लेते हैं 4 मार्क्स का हर एक पार्ट होगा, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। कितना हो जाएगा इसका, 45 से क्या करेंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा हमारा 180, 180, 180, 180 एंड 180। टोटल कितना हो गया, 720 मार्क्स। तो ये हमारा पेपर का पैटर्न होगा, जिस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और चलती है, कैसे चलती है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन सही किया है तो आपको उसके 4 नंबर मिलेंगे। अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो 4 नंबर मिलेंगे। अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग होती है, यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। और नेगेटिव मार्किंग किस प्रकार से होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया है तो उसका 25% आपका नंबर कट जाएगा। मान लेते हैं एक बच्चा है जिसने आपके 10 क्वेश्चन सही किए, तो 10 के सही करने पे कितने हो गए उसके, 40 नंबर। ठीक है, 40 नंबर उसको मिल गए। अब उस बच्चे ने क्या किया, जो 11वां क्वेश्चन था वो गलत कर दिया, मतलब एक आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया। तो एक क्वेश्चन गलत होने पर आपके कितने घटेंगे, 1/4 के हिसाब से। 4 नंबर पे आपका क्वेश्चन है, इसका 1/4 मार्क्स आपके कटे जाएंगे। तो अगर हमारे पास 4 है तो 4 का जो 1/4 करेंगे तो क्या आएगा, 4 का 4 कितना हो गया, 1। तो मतलब आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चा होगा 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर इसके पास टोटल 39 मार्क्स हो जाएंगे, 1 नंबर उसका कट जाएगा। तो इन चीजों के ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि नेगेटिव मार्किंग कैसी होती है। अब इस बार जो है कोविड की वजह से पेपर के पैटर्न में थोड़ा सा परिवर्तन है। कोविड की वजह से पहले आपके पास में परिवर्तन नहीं था, लेकिन कोविड की वजह से परिवर्तन है। अब यहाँ पे सिलसिला तो यही चलेगा कि हर एक सब्जेक्ट में से आपके 45 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, हर एक सब्जेक्ट में से। लेकिन थोड़ा सा चेंज इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो पेपर है हमारा उसको ए और बी में डिवाइड कर दिया है, पार्ट ए पार्ट बी के अंदर। जो पार्ट ए होता है हमारा, उस पार्ट ए के अंदर इन्होंने सिस्टम क्या किया है कि बच्चे के पास में 35 मैंडेटरी क्वेश्चंस कर दिए हैं कि आपको 35 क्वेश्चन तो ये करने ही पड़ेंगे, या तो आप इनको कर लीजिए या मत करिए, इनके अंदर कोई भी आपको चॉइस नहीं मिलेगी। ठीक है, जबकि जो पार्ट बी है, पार्ट बी के अंदर उन्होंने क्या किया कि आपके पास 15 क्वेश्चन कर दिए हैं। अब 15 में से आपको अपनी इच्छा अनुसार 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, अपनी इच्छा अनुसार। तो टोटल आपके पास क्वेश्चन आएंगे कितने, 50, और आपको अटेंड कितने करने हैं, 45। तो अभी भी हमारे पास कितने हैं, 45।
तो पैटर्न में थोड़ा सा चेंज हुआ है आपकी इस कोविड की वजह से, ठीक है। तो ये हमारा पेपर का पैटर्न रहेगा और मैं चाहूंगा कि आप इस पैटर्न की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक। अब यहां पर हम कैसे सीट को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अगर आपके घर वाले बहुत पैसे वाले हैं तो आप सीट अपनी प्राइवेट कॉलेज में रिजर्व करा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने घर वालों का पैसा खर्च ना करूं फिर भी प्रैक्टिस के साथ में मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो इसका मूल मंत्र क्या होगा। तो एक मैं आपको तरीका बताता हूं, अगर आपने उस तरीके को फॉलो कर लिया तो आपको सीट बुक करने से या सीट रिजर्व करने से कोई नहीं रोक पाएगा, वो भी गवर्नमेंट के पैसे पर। आप पैसा खर्च नहीं करेंगे, गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी उसके अंदर। अब उसका तरीका बहुत छोटा सा है, आपने ये पेपर देना है इस पैटर्न के ऊपर, लेकिन फोकस किस चीज पे किया जाए वो देखा जाए। तो देखिए हम बायो वाले हैं, हमारी जो है बायो सबसे स्ट्रांग होती है, हम ऐसा ही मान के चलते हैं क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशंस नहीं होते। अगर हमें कैलकुलेशंस आती तो हम मैथ ना लेते, बच्चों का यही हमेशा डायलॉग रहता है, ठीक। तो क्योंकि आप थ्योरी के ऊपर चीजों को बहुत आसानी से समझ सकते हो, तो मैं आपसे कहता हूं भाई जूलॉजी और बॉटनी दो ये सब्जेक्ट है, 45 क्वेश्चन है आपके पास में, आप अच्छे से मेहनत करिए और 5 क्वेश्चन को लेके चल लीजिए मार्जिन, कि आप 5 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, मार्जिन लेके चल लीजिए। इसमें आप कितने कर सकते हैं 40, तो आप एटलीस्ट 160 मार्क्स यहां लेके आ जाए। जूलॉजी के अंदर आप भी ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे 45 नहीं कर पा रहे, यहाँ पे भी 40 कर लेंगे, तो 160 मार्क्स यहां पर लेके आ जाएंगे। अब बचते हैं हमारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिक्स के अंदर थोड़ा सा मैथमेटिक्स हो जाता है, बच्चों के लिए टफ हो जाता है, तो हम उसको इजी कैसे बना सकते हैं। ये जो 45 क्वेश्चन है, इन 45 में से हम क्या करते हैं, हम 45 में से मान लेते हैं कि आप जो है यहाँ पर 45 क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप 30 क्वेश्चन कर लीजिए, केवल 30 क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। अगर आपसे 30 भी नहीं हो रहे यहाँ पे, आप 25 क्वेश्चन कर लीजिए, मार्जिन लेके चल लेते हैं कि आप 20 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, 25 क्वेश्चन आप कर लेंगे, तो 25 क्वेश्चन के हिसाब से आपके हो गए यहाँ पे 100 नंबर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के अंदर इतना कैलकुलेशन नहीं होता है, थोड़ा इजी पड़ जाता है, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं कि 45 में से आप 10 क्वेश्चन का मार्जिन लेके चल लीजिए और आप कर लेंगे 35 क्वेश्चन। अब 35 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आपको कितने मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पे 140, आपके मार्क्स हो जाएंगे 140। अब इस हिसाब से देखेंगे तो कितने नंबर आ रहे हैं हमारे, देखिए जरा यहाँ पर 0 6 6 12 12 4 18, ठीक है, और सॉरी 12 4 16, ठीक है, और यहाँ पे कितने हो गए आपके पास 1 2 3 4 और 5, 560। ये 560 आपको मार्क्स मिल गए, आपकी सीट कोई नहीं रोक पाएगा, आप गवर्नमेंट कॉलेज से आराम से अपना एमबीबीएस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं और साथ ही साथ एमबीबीएस की डिग्री भी ले सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। 11th के जो पोर्शन है उसका पूरा कवर अप कर लीजिए, आराम से उसकी पढ़ाई करिए, और जो 12th का पोर्शन है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, जो आपको 12th में पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है, किसी भी चीज को मिस नहीं करना है, उसकी पढ़ाई करिए और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ किताबों के नाम मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, बीच बीच में आप उन किताबों के साथ में अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा और देखिएगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके साथ वाले वहीं रह जाएंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा एक मेडिकल कॉलेज के अंदर। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको भी खुशी मिलेगी, हमें भी खुशी मिलेगी और आपके पेरेंट्स को भी खुशी मिलेगी। हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो स्टेट का बच्चा है जो रिमोट एरियाज में रह रहा है वो भी एमबीबीएस करके दिखाए कि हाँ भाई हम भी जो है गवर्नमेंट स्कूल में रह के बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप लोग भी मेहनत करिए, हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे। तो ये था हमारा नीट का पेपर कि किस प्रकार से होता है। अब हम बात करेंगे जो मैंने आपसे कहा था, एक आपका होगा सरप्राइज टेस्ट, ठीक है। तो सुपर 100 प्रोग्राम जब शुरू होता है तो उसके अंदर देखा जाता है कि जो बच्चे हैं उनके अंदर कितनी नॉलेज है इसके प्रोग्राम से पहले, और जब प्रोग्राम आपका होगा उसके बाद फिर एक टेस्ट होगा जिसमें ये पता चलेगा आपने कितना सीखा, ठीक है। तो आपको अब हम एक टेस्ट पेपर शो करेंगे, उस टेस्ट पेपर को आपने सॉल्व करना है और जो टेस्ट पेपर होगा सॉल्व करने के बाद में उसको अपने जो भी आपके क्लास के अंदर इन्विजिलेटर होंगे या जो कोऑर्डिनेटर होंगे आपको उनको सबमिट कर देना है। मार्क्स आपको वो बताएंगे, आप अपने आप से मार्क्स नहीं पता लगा सकते, और जो उसके आंसर की होगी हम उनको देंगे, हम आपको नहीं देंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने पेपर की तरफ और शुरू करते हैं आज का पेपर।
तो डियर आप इसको ध्यान से देखिएगा पेपर को, और पैटर्न आप पूछिएगा कि आंसर कैसे देना है। पैटर्न आपको पहले ही बता दिया गया है, आपके स्कूलों के अंदर पहुंचा दिया गया है पैटर्न की किस प्रकार से इसको देना है। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि जो पेपर है ये किस प्रकार का है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके कंपलसरी हैं, हर एक क्वेश्चन का एक नंबर है, सॉरी हर एक क्वेश्चन का एक नंबर है और 4 उसके ऑप्शंस हैं, जिसमें से एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, आपको वही बताना है। तो जो पेपर बनाया गया है ये उसी प्रकार से बनाया गया है जैसे आपका नीट का होता है। बस अंतर इतना है कि वहां पे 4 नंबर मिलते हैं क्वेश्चन को सही करने पर, यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा, और वहां पर निगेटिव मार्किंग होती है, यहाँ कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, सभी प्रश्नों को देखेंगे। और ये जो प्रश्न है आपके, ये 80% आपका 11 से है और 20% आपका 12 से है। तो चलिए सॉल्व करिए इनको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, जीव विज्ञान संबंधित होता है। जीव विज्ञान संबंधित होता है। ठीक है, जीव विज्ञान संबंधित होता है, पहला ऑप्शन डीएनए से, दूसरा ऑप्शन जीव भार से, तीसरा ऑप्शन सजीवों से, और चौथा ऑप्शन जीवन के प्रमाण के रूप में जीवाश्म से। जीवन के प्रमाण के रूप में जीवाश्म से। तो आपको सही ऑप्शन बताना है इसमें से कि सही ऑप्शन क्या है। अगर कोई प्रश्न समझ नहीं आता बेटा, तो आप जो है अपने यहां से हैंड रेज करके डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं कि यह प्रश्न समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, और पेपर सॉल्व करते हुए पूरी लॉयल्टी दिखाएंगे, आपस में बातचीत नहीं करेंगे। जैसा कि अभी मैं देख पा रहा हूं, ये जीआईसी बरोटी वाला, इसमें जो लास्ट वाले स्टूडेंट्स हैं आपस में गप्पे मारने में लगे हुए हैं, पेपर सॉल्व करने में किसी का मन नहीं है। बेटा अगर क्लासरूम में बैठे हो तो पेपर भी सॉल्व करो, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, जीव विज्ञान संबंधित होता है डीएनए से, जीव भार से, सजीवों से, जीवन के प्रमाण के रूप में जीवाश्म से। दूसरा प्रश्न, जैविकीय जाति संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी। ठीक है, मतलब बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज वॉज गिवन बाय, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज वॉज गिवन बाय, किसने दिया था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ऑप्शन ए के जॉर्डन, ऑप्शन बी जॉन रे, ऑप्शन सी लीनियस, या ऑप्शन डी अर्नस्ट मेयर। आपके पास 4 ऑप्शन है, के जॉर्डन, जॉन रे, लीनियस या अर्नस्ट मेयर। ये 4 आपके पास ऑप्शन है, इनमें से एक सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा डियर, कि जीवाणु जीवाणु जिसकी कोशा में एक मोड़ पाया जाता है होता है बैक्टीरियम दैट हैज अ कर्व इन इट्स सेल, बैक्टीरियम दैट हैज अ कर्व इन इट्स सेल्स इज ऑप्शन विब्रियो, ऑप्शन बी कोकाई, ऑप्शन सी स्पाइरिलाई, या ऑप्शन डी बेसिलाई। ऑप्शन ए विब्रियो, ऑप्शन बी कोकाई, ऑप्शन सी स्पाइरिलाई, या ऑप्शन डी बेसिलाई। इसमें से आपको सही ऑप्शन को पहचानना है।
ठीक है, तो आपके ये तीनों प्रश्न थे। आपने अगर ये तीनों प्रश्न नोट कर लिए तो हाथ ऊपर करके बता दीजिए, फिर मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। हाथ ऊपर खड़ा करके बता दीजिए, नोट कर लिए हो तो तीनों प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है। अगला प्रश्न, जीवाणु कोशिका भित्ति का एक प्रमुख बहुलक है। जीवाणु कोशिका भित्ति का एक प्रमुख बहुलक है। एक प्रमुख बहुलक है, ठीक है। इंग्लिश में हो जाएगा द चीफ कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। द चीफ कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। अब क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? पहला है पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन। दूसरा है सेल्यूलोज, तीसरा है काइटिन और चौथा है जाइलान। पेप्टाइडोग्लाइकन, सेल्यूलोज, काइटिन और जाइलन, इनमें से एक सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट है शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। द सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। द सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ। अब ऑप्शन देखिएगा हमारे पास क्या क्या है। काइटिन, क्यूटिन, सेल्यूलोज, सुबेरिन। काइटिन, क्यूटिन, सेल्यूलोज, सुबेरिन। काइटिन, सेल्यूलोज, सुबेरिन, ठीक है, क्यूटिन। ये चार ऑप्शन है हमारे पास। अगला प्रश्न, निम्न में से कोशा सिद्धांत का अपवाद है। निम्न में से कोशा सिद्धांत का अपवाद है। एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी इज। एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी इज कौन सा है? और ऑप्शन देख लीजिए हमारे पास। जीवाणु, कवक, लाइकेन, वायरस। बैक्टीरिया, फंजाई, लाइकेन, वायरस। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, नोट कर लीजिए इनको। और इनमें से आपका एक ऑप्शन सही है। इनमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा। नोट कर लीजिए फटाफट। अगर किसी बच्चे का कोई प्रश्न छूट जाता है तो वो बच्चा हमारे पास चैट के माध्यम से बोल सकता है कि सर ये वाला प्रश्न फिर से रिपीट कर दीजिए, तो हम उसको दोबारा से वह प्रश्न दिखा देंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है।
मैं कक्षा में उपस्थित सभी अध्यापकों से एक छोटा सा सहयोग चाहूंगा कि वो सभी अपने क्लास में उपस्थित बच्चों पर थोड़ा सा निगरानी रखें कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं, ताकि जो पेपर है वो पूर्ण रूप से एक बिना किसी भेदभाव के पूरा हो सके। ठीक है, ये नीचे वाली स्क्रीन पे हमें गरीबों के इमरान हाशमी दिख रहे हैं, जीआईसी जोशीमठ में। सर आप जरा इन बच्चों को कैमरे से दूर करिएगा, या तो क्लासरूम से बाहर जाए या फिर क्लासरूम में अपना अनुशासन बनाए रखें। ठीक है, तो हमारा 7वां प्रश्न है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 2 लिपिड परतों के मध्य एक प्रोटीन की परत से, दूसरा 2 प्रोटीन के मध्य एक लिपिड की परत से, तीसरा एक प्रोटीन एक लिपिड और एक सेल्यूलोज की परत से, और चौथा ऑप्शन 2 प्रोटीन परतों के मध्य द्विआण्विक लिपिड की परत से। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला ऑप्शन हमें बताता है, ठीक है, 1 प्रोटीन इन बिटवीन 2 लिपिड लेयर्स। सेकेंड ऑप्शन बताता है, ठीक है, 1 लिपिड लेयर इन बिटवीन 2 प्रोटीन लेयर। तीसरा ऑप्शन बताता है हमारा 1 प्रोटीन लेयर, 1 लिपिड लेयर एंड 1 सेल्यूलोज लेयर। और आखिरी ऑप्शन बताता है हमारे पास बाई लिपिड लेयर इन बिटवीन 2 प्रोटीन लेयर्स। बाई लिपिड लेयर इन बिटवीन 2 प्रोटीन लेयर्स। ठीक है, तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर 7। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जीआईसी चौखटिया, बेटा ऐसा मत करिए, जरूरी नहीं है आप जिस पड़ोसी की कॉपी में से चेक कर रहे हैं उसने सही करा हो सकता है उसके गलत के चक्कर में आपका भी गलत हो जाए। ठीक है, तो कृपया कक्षा में अनुशासन बनाए रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे हम लोग। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है। जंतु कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है। जंतु कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है। पहला ऑप्शन केवल साइटोप्लाज्म में, दूसरा ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया तथा साइटोप्लाज्म में, तीसरा ऑप्शन नाभिक तथा साइटोप्लाज्म में, चौथा ऑप्शन न्यूक्लियन पर जुड़े राइबोसोम में या न्यूक्लियन पर जुड़े राइबोसोम से। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। देख लीजिए इनको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण होता है। नवा प्रश्न है आपके पास, एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, केंद्रिका में या राइबोसोम में। माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, केंद्रिका में या राइबोसोम में। ये 4 ऑप्शन है आपके पास।
एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, केंद्रिका में या राइबोसोम में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कोशिका अंग दो झिल्ली द्वारा घिरा रहता है? निम्न में से कौन सा कोशिका अंग दो झिल्लियों द्वारा घिरा रहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर ऑर्गेनेली, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर ऑर्गेनेली, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर ऑर्गेनेली सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स, surrounded by two membranes, surrounded by two membranes? Option A Golgi complex, option B peroxisome, option C chloroplast या option D lysosome? Option A Golgi complex, option B peroxisome, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट या ऑप्शन डी लाइसोसोम? ठीक है, जीआईसी बजनीहाल। बेटा आप लोग पेपर देना है आप लोगों को तो क्लासरूम में बैठ के पेपर दीजिए, नहीं देना है तो आप लोग क्लासरूम से बाहर जा सकते हैं। ठीक है, चीटिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी, एक दूसरे की कॉपी में नहीं देखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च व सेल्यूलोज किसकी इकाइयों द्वारा बने होते हैं? स्टार्च व सेल्यूलोज किसकी इकाइयों द्वारा बने होते हैं? स्टार्च एंड सेल्यूलोज आर मेड अप ऑफ यूनिट ऑफ, स्टार्च एंड सेल्यूलोज आर मेड अप ऑफ यूनिट ऑफ? ऑप्शन ए सामान्य शर्करा, ऑप्शन बी वसा अम्ल, ऑप्शन सी ग्लिसरॉल, ऑप्शन डी एमिनो अम्ल? ऑप्शन ए सामान्य शर्करा, ऑप्शन बी वसा अम्ल, ऑप्शन सी ग्लिसरॉल, ऑप्शन डी एमिनो अम्ल? ऑप्शन डी एमिनो अम्ल। ऑप्शन डी एमिनो अम्ल। तो जो आपका सही है आप उस पर सही पे टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। एक बीज पत्री पौधे में किसकी उपस्थिति उसका लाक्षणिक गुण है? एक बीज पत्री पौधे में किसकी उपस्थिति उसका लाक्षणिक गुण है? मतलब इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है मोनोकॉट प्लांट्स की, आपको वो बताना है कि मोनोकॉट प्लांट्स में कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए मूसलाजड़, ऑप्शन ए मूसलाजड़, ऑप्शन बी रेशेदार जड़, ऑप्शन सी वलियत जड़, ऑप्शन डी अविस्तंभ जड़? ऑप्शन डी अविस्तंभ जड़। तो कौन सा सही है आपको वो बताना है। ए मूसला जड़, बी रेशेदार जड़, सी वलियत जड़ या डी अविस्तंभ जड़? आपको सही बताना है। अगला प्रश्न, लेग्यूम्स की मूल ग्रंथिका में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? लेग्यूम्स की मूल ग्रंथिका में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? कौन सा जीवाणु पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट? रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट कौन सा पाया जाता है? ए नाइट्रोबैक्टर, बी नाइट्रोसोमोनास, सी राइजोबियम या डी एजेक्टोबैक्टर? ऑप्शन ए नाइट्रोबैक्टर,
बी नाइट्रोसोमोनास, सी राइजोबियम या डी एजोटोबैक्टर? आपको सही आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। मनुष्य के शरीर में कशाभिक एपिथेलियम पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में कशाभिक एपिथेलियम पाई जाती है, मतलब सीलियरी एपिथेलियम पाई जाती है। ए मूत्रवाहिनी में, बी ट्रैकिया में, सी अमाशय में या डी यूटेराइन ट्यूब में? ए मूत्रवाहिनी में, बी ट्रैकिया में, सी अमाशय में या डी यूटेराइन में? यूटेराइन में। ठीक है, आपको यह बताना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न, शरीर के कुल भार का कितना भाग संयोजी ऊतक द्वारा निर्मित होता है? शरीर के कुल भार का कितना भाग संयोजी ऊतक द्वारा निर्मित होता है? शरीर के कुल भार का कितना भाग संयोजी ऊतक द्वारा निर्मित होता है? निर्मित होता है। ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 20% एंड ऑप्शन डी 60%। ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 20% या ऑप्शन डी 60%। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, डीएनए के दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी होती है। डीएनए के दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी होती है। आपको बताना है कि डीएनए के दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी कितनी होती है। ऑप्शन ए 5 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी 3.4 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी 3.9 एंगस्ट्रॉम या ऑप्शन डी 30 एंगस्ट्रॉम। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको सही ऑप्शन बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके अंदर। अगला है हमारे पास में, न्यूक्लियोसाइड किसके द्वारा बना होता है? न्यूक्लियोसाइड किसके द्वारा बना होता है? किसके द्वारा बना होता है? ऑप्शन ए केवल शर्करा द्वारा, ऑप्शन बी केवल फॉस्फेट द्वारा, ऑप्शन सी शर्करा तथा फॉस्फेट द्वारा या ऑप्शन डी शर्करा तथा बेस द्वारा। ऑप्शन ए केवल शर्करा द्वारा, ऑप्शन बी केवल फॉस्फेट द्वारा, ऑप्शन सी शर्करा तथा फॉस्फेट द्वारा या ऑप्शन डी शर्करा तथा बेस द्वारा। बेस मतलब नाइट्रोजनस बेस। बेस का मतलब होता है नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, अगला ऑप्शन क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक डीएनए की प्रतिकृति होती है।
केंद्रक डीएनए की प्रतिकृति होती है। देखिए GIC बजनीय खाल, बेटा आप लोग फिर से क्लास के अंदर गलत व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे वो आखिरी में बैठी कन्या चुपके से दूसरी कन्या से पूछ रही है। ठीक है, ऑप्शन ए जीवन अवस्था में, ऑप्शन बी G2 अवस्था में, ऑप्शन सी S अवस्था में, या ऑप्शन डी M अवस्था में। जीवन अवस्था में, G2 अवस्था में, S अवस्था में, या M अवस्था में। M अवस्था में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन की महत्ता है। मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन की महत्ता है। युग्मकों के निर्माण में, ऑप्शन बी अगुणित अवस्था की स्थापना में, ऑप्शन सी द्विगुणित अवस्था की स्थापना में, या डी जीवन चक्र पूर्ण करने में। जीवन चक्र पूर्ण करने में। जीवन चक्र पूर्ण करने में। ये आपके पास चार ऑप्शन है। युग्मकों के निर्माण में, अगुणित अवस्था की स्थापना में, द्विगुणित अवस्था की स्थापना में, या डी जीवन चक्र पूर्ण करने में। जीवन चक्र पूर्ण करने में। चलिए, अब आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रोफेज के दौरान 4 क्रोमोसोम उपस्थित हों तो एनाफेज सेकंड के अंत में प्रोफेज के दौरान 4 क्रोमोसोम उपस्थित हों तब एनाफेज सेकंड के अंत में प्रत्येक कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? प्रोफेज के दौरान 4 क्रोमोसोम उपस्थित हों तो अब एनाफेज सेकंड के अंत में प्रत्येक कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? प्रत्येक कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो देखिए हमारे पास ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी 8। आपको सही जवाब बताना है इसमें से। ठीक है, तो ये थे हमारे टोटल 20 प्रश्न जो आपको सॉल्व करने थे। अब यदि किसी बच्चे का कोई प्रश्न छूट गया है तो वह बच्चा चैट के माध्यम से हमें पूछ सकता है कि सर ये प्रश्न दोबारा से दिखा दीजिए। ठीक है, आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब सपोज करिए कि आपका पेपर सॉल्व हो चुका है तो आपकी कक्षा में उपस्थित टीचर से मैं दरखास्त करूंगा कि वो सभी बच्चों से उनका आंसर शीट प्राप्त कर लें। कक्षा में उपस्थित सभी टीचरों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो बच्चों से आंसर शीट प्राप्त कर लें। मैं फिर से बोल रहा हूं, कक्षा में उपस्थित सभी टीचर्स अपने अपने छात्र छात्राओं से आंसर शीट को प्राप्त करके अपने पास संचित कर लें। ठीक है, चलिए तो हम आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे कल अपने इसी समय पर, और कल हम देखेंगे यहाँ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। इसके बारे में हम लोग कल से डिस्कशन शुरू करेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, ऑल द बेस्ट।